हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल से कोई कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिए। कोई बड़ा कॉर्पोरेट आपको प्रेशर दे रहा है कि बेटा ये केस ले रहा है ना, ध्यान से बेटे। मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से पैसा वापस मिलेगा। जी। पैसा मुझे तब मिलेगा जब आप पैसा बनाएंगे। आपके क्लाइंट्स आपको पैसा तभी देंगे जब उनको देना पड़ेगा। जिसकी वजह से मेरी दाल रोटी चल रही है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स लोग साइन नहीं करते हैं। तो अगर कंपनी शुरू करनी है, 2 से 3 चीजें क्या है जिनको करनी ही करनी चाहिए? अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप एक माइंडसेट ये बनाएं कि मैं कुछ भी अगर करूंगा तो लीगल रिव्यू के बिना नहीं करूंगा। आप बाद में कोर्ट में जाके नहीं चिल्ला सकते और ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मेरी बात सुनिए। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, क्या आप हमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं? हर आदमी के बस की बात नहीं है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। हाँ। और हमारे क्लाइंट जो जनाब हैं उन्होंने ये वाला इमोजी भेजा व्हाट? और उनके दिमाग में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। बॉसकास्ट, द मेकिंग ऑफ अ बॉस। मेरे साथ एक बहुत ही शानदार जो है गेस्ट हैं, उनका नाम है अभिषेक शर्मा। एक बार तालियों के साथ जरा स्वागत। कुंचुम कुंचुम, वेरी गुड। थैंक यू सर, स्वागत है आपका बॉसकास्ट में। धन्यवाद केशव, बहुत लुकिंग बहुत धन्यवाद। फॉरवर्ड। तो प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, आप वकील कैसे बने, पढ़ाई के बाद तुरंत ही आ गए थे, कुछ और काम में थे फिर वकील बने, क्या जर्नी रही आपकी, प्लीज बताइए। सो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ सर, और मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरे फादर पेशे से वकील थे, जो पहले वकील नहीं थे। पहले उनका अपना बिजनेस था कपड़े का, कपड़े के व्यापारी थे। अराउंड 82-83 में उन्होंने, 81 का मेरा जन्म है, उन्होंने 82-83 में सोचा कि मुझे ये छोड़ के कुछ अपना प्रोफेशनल कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे वकील बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरे बचपन के इन्फ्लुएंसेस थोड़े बहुत उनसे हैं। एटलीस्ट मैं उनके साथ कभी कोर्ट जाता था, या मैं उनका बाद में बड़े होकर मुंशी भी बना, उनकी फाइलें भी मैंने उठाई। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर नहीं है, और 2011 में, उससे पहले भी जब मैं लॉ की अपनी पढ़ाई पूरी करी 2005 में, तब तक मैंने उनसे उतना इंटरेक्शन नहीं किया लॉ के बारे में। बहुत बेसिक लेवल पे हल्का फुल्का डिस्कशन होता था। उनका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि वो मुझे लाइब्रेरीज ले जाते थे, और वहाँ पे खुद ही मैंने सेल्फ डिस्कवर किया एक तरह से कि ऐसा कुछ अगर मैं पढ़ूँ, कॉन्स्टिट्यूशन है या क्रिमिनल लॉज हैं, तो शायद मुझे कुछ इसका मैं कुछ कर सकता हूँ, इस नॉलेज का, इस एप्टीट्यूड का मैं कुछ कर सकता हूँ। Very nice. वहाँ से मेरे सीड्स मेरे अंदर आई थिंक आए होंगे। उसके बाद 12वीं के बाद हमारे इंडिया में 3 साल की अगर आप लॉ करें तो ग्रेजुएशन के बाद, 12वीं के बाद 5 साल की लॉ। जी। मैंने 5 साल की लॉ करी दिल्ली से, और 20 साल मुझे हो गए, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, श्योर। और चल रहा है। बड़ा बड़ा कमाल है। तो कैसा आपका सफर रहा है 20-25 साल का? अगर एक दो तीन चीजें जो आपने, जो बहुत खास रही हो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट, प्लीज आप अगर वो शेयर करें। मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ इस बारे में कि मेरी सबसे अच्छी अचीवमेंट जो रही वो ये रही कि मैं भले ही एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, दिल्ली में करोल बाग में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं किसकी दुआओं से, किसके जुगाड़ से, मैं कैसे भी करके अमेरिका गया। मैंने अपनी LLM वहाँ से करी। वो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग मोमेंट था। वहाँ जो मैंने पढ़ाई करी वो, उसको मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह से मैं आज काफ़ी जो भी मैं कुछ हूँ वो काफ़ी हद तक उसकी वजह से हूँ। तो वहाँ वो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था। और उसके इमीडिएटली बाद, ग्रेजुएशन के बाद, अपनी मास्टर्स के बाद, मुझे एक अमेरिका में लॉ फर्म में काम करने का मौका मिला। तो उसने मेरा सोचने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल दिया। जिस तरह से इंडिया में कंपनी मैनेज होती है और जिस तरह से अमेरिका में बिजनेसेस मैनेज होते हैं, मुझे वो दोनों एक साथ देखने को मिल रहा था। और आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अलग लेवल का एक्सपोजर था। बस यही। बहुत बहुत शानदार। तो आपने MSME से ज़्यादा डील किया है या बड़े फर्म्स के लिए काम किया? कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जी। आपने ज़्यादातर किन कंपनीज के साथ काम किया है, या किन कंपनीज के लिए काम किया? मैंने हम एज अ लॉयर जब आप काम करते हैं तो आप ऑब्वियसली किसी लॉ फर्म को या तो ज्वाइन करते हैं, या फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं। मुझे लगा कि अपनी पढ़ाई के बाद एक लॉ फर्म के साथ काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ी गाइडेंस रहेगी वगैरह वगैरह। मैंने MSMEs के साथ, मैंने स्टार्टअप्स के साथ सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि जिस लॉ फर्म को मैंने चुना, या ये कहें कि जिस लॉ फर्म ने मुझे चुना, वो स्टार्टअप्स के साथ बहुत काम करती थी। इनफैक्ट ये तब की बात है जब स्टार्टअप वर्ड भी इतना फेमस नहीं था। हम बस ये कहते थे वो छोटी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है। सही बात। तो मैंने छोटी कंपनियों के साथ बहुत काम किया, क्योंकि उनके साथ मुझे लगा उनके लेवल के जो इश्यूज होते हैं उसमें आप लॉ को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए, एक बार आपके प्रोसेसेस सेट हो जाएं, आपके सिस्टम्स बन जाएं, तो
चांसेस बहुत कम है कि आप किसी झगड़े में या आपके प्रोसेसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई डिस्प्यूट आएगा। करेक्ट। प्रॉब्लम वही है जब आप नया पौधा लगा रहे हैं, उसी टाइम पे आपको खाद डालनी है, उसी टाइम पे पानी डालना है, सूरज भी आपको तभी बिल्कुल उसको दे। तो उस टाइम पे अगर आप स्टार्टअप के साथ काम करेंगे अपने करियर की शुरुआत में, तो वो ज़्यादा अच्छा है और मेरे को लगता है उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्या क्या सीखा है आपने जब आप स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे थे? व्हाट आर योर लर्निंग्स? क्या सीखा और क्या काम आया आपका उधर? अगर मैं 2-3 पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश करूं तो मुझे ये समझ में आया कि एक स्टार्टअप्स का एक माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट होता है ग्रोथ का। उनको लगता है कि हमें अपनी सेल्स, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। करेक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखते हैं। अपनी आंखों के सामने एक लीगल फिल्टर लगा के वो नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि जब कभी प्रॉब्लम प्रायोरिटी नहीं होती। प्रायोरिटी नहीं होती। उनको लगता है जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, जब कोई लीगल नोटिस आएगा तो देखेंगे, कोई टैक्स का नोटिस आएगा तो देखेंगे। तो ये मैंने एक बड़ी यूनिक बात सीखी। मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टअप्स हैं तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे शुरू में अपने लीगल कंप्लायंसेस पे, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाहर के देशों में भी जहाँ मैंने काम करने का मुझे मौका मिला, वहाँ भी मेरे को लगा कि उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है लॉ को। तो वो एक बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि मैं बिल्कुल अलग माइंडसेट से चल रहा था। उसके अलावा स्टार्टअप्स के साथ सीखने का मुझे ये मौका मिला कि अगर आपको बैलेंस करना आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी ग्रोथ तो है, लेकिन जो चीज़ बहुत जल्दी ग्रो कर जाए वो भी प्रॉब्लम है और जो बहुत स्लो करे वो भी करेक्ट डाई हो सकती है। Balance. तो बैलेंस मैंने बहुत सीखा स्टार्टअप्स के साथ। नाइस। कौन सी 2-3 गलतियां हैं या चैलेंजेस हैं, लीगल चैलेंजेस हैं जो स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं आज की डेट में? सबसे बड़ा तो जिसकी वजह से मेरी दाल रोटी चल रही है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स लोग साइन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अभी बड़े हो जाएं फिर देखेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया या ट्रस्ट अरे यार, पे काम कर दिया, वो तो वो चल रहा है। बट वो बहुत बड़ी गलती है मेरे। पर इंडिया में तो लाइक पहले हम जब इवन व्हेन आई स्पीक टू मारवाड़ीज या गुजरातीज, जी। वो कह रहे हैं होता रहेगा भाई, पहले काम स्टार्ट करो, सोचो मत। एक ये भी मेंटालिटी के लोग हैं दुनिया में, बिल्कुल। राइट, जो और उनका काम चल रहा है। बिल्कुल। फिर एक तरफ आप ये कह रहे हो कि यार यहाँ पर सबसे ज्यादा फंसते भी लोग हैं। सो हाउ यू जस्टिफाई दैट? अगर आपका काम ट्रस्ट पे चल रहा है और सालों साल चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। आपको बट आप कह रहे हो आप नहीं चल रहा है ना? मुझे नहीं लगता कि अब क्या क्या ऐसा हो रहा है जो पहले चलता था अब नहीं चल रहा? पहले लोग ज़्यादा सरल थे, पहले लोग उतने शायद मनी माइंडेड नहीं थे। ऑब्वियसली जनरेशंस बदलने की वजह से लोगों का बिजनेस माइंड भी बदल गया है। पहले लोगों में काफ़ी संतोष होता था। करेक्ट। पहले लोग कहते थे चलो 10 रुपए कम भी मिले तो कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब प्रॉफिट इज़ ड्राइविंग योर बिजनेस। पहले आप कई बार आप अपना बिजनेस अपनी खुशी के लिए करते थे, कभी आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते थे। अभी है ऐसा, मैं वो मना नहीं कर रहा, बट वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है। अभी प्रॉफिट इज़ अ मेजर ड्राइविंग फोर्स, और जहाँ प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली फिर आप मसले तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे, मसले होंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन इज़ नॉट टू चेंज द वर्ल्ड। आपका इंटेंशन है कि मेरी जेब कैसे भरी, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके अलावा कोई और मेजर चैलेंजेस? आई थिंक उसके अलावा कंपनी फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को लगता है कंपनी क्यों फॉर्म करी जाए, ऐसे ही काम चला लेते हैं। मतलब समझा नहीं। कंपनी फॉर्मेशन मतलब जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, हाँ। तो आप या तो अपने नाम में बिजनेस शुरू कीजिए, हाँ। या आप एक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर सकते हैं, या पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि क्यों ये झमेले में पड़े, क्यों कंपनी फॉर्मेशन के या क्यों प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म करने के झमेले में पड़ा जाए। अपने ही नाम में इनवॉइस बना के भेज देते हैं, या कच्चा ही काम कर लेते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेटीएम से या गूगल पे से अपने पास ही ले लेते हैं। तो वो विजन अगर आपका नहीं है, या अगर आप वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, क्योंकि उसका एक लिमिट है। आप एक लिमिट तक ही वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। इसके अलावा कोई और आपको लगता है चले? टैक्स तो मसला है ही, हमारे ग्लोबल मसला है वो तो। लोग टैक्स प्रॉपर शायद प्रेफर करते हैं कि क्यों कैश में डील करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चल रहा है तो जब तक चल बट रहा है। स्टार्टअप्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती मैंने तो देखा है सर, मैंने तो देखा है कि स्टार्टअप्स में वो प्रेफर करते हैं कि अगर कैश में भी ले लिया जाए और टैक्स ना भरा जाए तो ठीक है, क्या दिक्कत है। क्योंकि मैंने बताया ना, प्रॉफिट उनका मोटिव है। पहले के टाइम में शायद उतना प्रॉफिट मोटिव मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं था, बट एक बिजनेस का एक अलग एक नज़रिया था उनको प्रोसेस करने का। यहाँ थोड़ा टाइम्स बदल रहे हैं, तो इसलिए, क्योंकि समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, प्रॉफिट का
मतलब काम करने का इंटेंशन बदल रहा है, तो ऑब्वियसली लीगल प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। समझ गया। तो दो तीन चीज़ें जो किसी भी स्टार्टअप को, जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं जी। उनको अगर कंपनी शुरू करनी है, 2 से 3 चीज़ें क्या है जो उनको करनी चाहिए कम वॉट में? देखिए, पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किस तरह की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, मतलब आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक प्रोप्राइटरशिप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एक जनरल पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं। आजकल और नए नए तरह के लॉ में आपको ऑप्शंस है। जैसे एक नया ऑप्शन जो हमने देखने को मिला है वो है 1 पर्सन कंपनी। ओके। तो अगर आप देखें तो पहले आप एक सिंगल आदमी एक अपनी कंपनी शुरू करता है तो उसको प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड में एक अलग एंटिटी क्रिएट होती है अंडर लॉ, और उसको एक अलग वैलिडिटी मिलती है लॉ के अंदर। जी। लेकिन 1 पर्सन कंपनी जो है वो आपको प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट्स देती है और आदमी एक ही है। ओके। तो 1 पर्सन कंपनी मतलब आप प्रोप्राइटरशिप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फ्लेवर दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी चाहिए अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं कि आपका विजन क्या है। आप क्या ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं दिल्ली में, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। ठीक है। और वो 62-63 साल के हैं। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे शुरू कर रहा हूँ, कुछ मुझे बनाना है क्या कंपनी वंपनी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, मैं बस अपना खाली शाम का टाइम 5-6 घंटे 4-5 घंटे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपको कोई इन्वेस्टर की ज़रूरत है, आप क्या इसको मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं, क्या आपका ये ऐसा गेम है जो आप 20-30 सिटीज़ में आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर तो है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टर्स ला सकते हैं, उसमें आप उसके नाम में आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, उसके नाम में उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी लॉ में। अगर आपका वो पर्पस नहीं है, आपका वो विजन नहीं है, और आप सिंपल 2-4 घंटे के लिए हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप एक सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कीजिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझना है कि आप किस स्ट्रक्चर में काम करना ठीक चाहते है। हैं। पहली चीज़ तो वही है। Done. दूसरी चीज़ ये है कि आप माने या ना माने, ये बात सच है कि लिखतम के आगे बख्तम की कोई वैल्यू नहीं है। आप आंख बंद कर लें इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया हाँ, सही है, सॉरी रात हो गई है, सही है ना। आपको नहीं नज़र आ रहा मतलब ये नहीं कि वो बात सही नहीं है। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि आपको अपने एग्रीमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उसके अगले दिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा। और क्योंकि मैं ये रोज़ देखता हूँ तो मुझे पता है कि ये आएगा ही आएगा, जहाँ पे आप कहेंगे अरे यार मैंने इनवॉइस भेजा था वो 2.5-3 लाख का या 1.5-2 करोड़ का और वो पेमेंट नहीं आ रही है। मैं अभी, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी ऑफिस में एक लीगल नोटिस बना के आ रहा हूँ, और वो लीगल नोटिस इसी बात का है कि हमारे क्लाइंट ने एग्रीमेंट नहीं किया और बाद में इनवॉइस भेजा, उसने कहा मैं अभी तो मेरा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, जब पैसे आएंगे तो मैं दे दूँगा। अरे बाप रे। तो वो अटका हुआ है 3-3.5 महीने से। तो मैंने आज वो सुबह ही नोटिस फाइनल किया है, अब उसको देखते हैं कोर्ट में लेके जाने अरे के। बाप रे। तो वही है, आपको ये देखना है कि आपके एग्रीमेंट्स इन प्लेस हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी मर्जी। आप जितना आप घर लीजिए, आप घर खरीदिए, दरवाज़ा लगाइए, आप लॉक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। कानून आपको ये नहीं कहता है कि एग्रीमेंट बनाना ही बनाना है, अनलेस आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वगैरह, बिल्कुल ठीक है। वो आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो यही है कि आपको एग्रीमेंट्स पे ध्यान देना ही चाहिए। नहीं दोगे तो बेटा आज नहीं तो कल फंसो। आज नहीं तो कल फंसेंगे। सही बात। तीसरी कोई चीज़? बहुत सारे छोटे छोटे कंप्लायंस ऐसे हैं स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक पता नहीं लॉ, किसी ने इस बारे में सुना भी है कि नहीं, एक लॉ होता है पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ करेक्ट। ठीक है। तो जिस भी कंपनी में 10 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एम्प्लॉयज़ फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो या इंटर्न हो, 10 से ज़्यादा लोग हैं आप कह लीजिए, उसको एक अपनी पॉश पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है। राइट। तो वो आपको ध्यान रखना, द मिनट आपके ऑफिस में 10 से ज़्यादा लोग आते हैं, आपको वो पॉश पॉलिसी मैंडेटरी है। और मेरे खुद के जानने में इतने ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, आई एग्री, बट अगर उनको बताया जाए तो भी वो कहते हैं देखते हैं, अभी नोटिस आएगा अगर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का या डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन तो देखेंगे। तो वो गलत है। आप बेसिकली अपनी जड़ों में तेजाब डालने वाली बिल्कुल ठीक बात। तो वो ना करें। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, क्या आप हमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं जिससे कि थोड़ा एक आइडिया हो जाए, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट दिखता कैसा है, क्या होना चाहिए उसमें? चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। Please sir, मेरे thank पास कितने लोग हैं जो आते हैं कि सर आप एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट बना दो, हमें उलझाओ मत लीगल लैंग्वेज, यस और वो सब स्टार्टअप्स ही हैं। जी।
पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल से कोई कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिए। अच्छा, आप कोई भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज मत कीजिए अपने कॉन्ट्रैक्ट। लोग चैट जीपीटी से पूछ ले रहे हैं वो सब। चलिए, मैंने एक बार चैट जीपीटी भी किया, आपका चैट जीपीटी पे मुझे याद आया, मैंने एक बार चैट जीपीटी किया जी। कि क्या चैट जीपीटी कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है, तो उसका आंसर आया नो। और आप चाहें तो कर सकते हैं कि कैन चैट जीपीटी ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स दैट विल होल्ड गुड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। आप ये डाल के देखिए चैट जीपीटी पे, मैंने किया है इसलिए मुझे पता है। आप पूरा आंसर पढ़ें, उसमें आपको समझ में आएगा कि लॉयर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते और आंसर नो ही है। आपको गाइडेंस मिल सकती है। आप ये पूछ सकते हैं कि टिपिकल क्लॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ वो आपको बता देगा कि ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन आप वो 1 पेजर और 2 पेजर के पहला सजेशन तो मेरा है ये। अच्छा, दूसरा, अगर आप पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है, हाँ। मैं आपको एक जनरल फ्लो बता देता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज। हालांकि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग नेचर है, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन का अलग नेचर है। सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बहुत के टर्म्स बहुत अलग होंगे, बट फिर भी मैं आपके ऑडियंस के बेनिफिट के लिए कुछ जनरलाइज टर्म्स बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले दोनों पार्टीज का नाम आता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी का नाम लिख रहे हैं कि दिस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन XYZ कंपनी। उस कंपनी का सिर्फ आप नाम मत दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए, उसका CIN नंबर दीजिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए। CIN नंबर क्या है? जैसे मेरा आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, ठीक है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में डालिए। सिर्फ नाम और एड्रेस डालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। आप ये भी डालिए कि उसका CIN नंबर क्या है, जो गवर्नमेंट जब आप कंपनी रजिस्टर करते हाँ हैं जी। आपको CIN नंबर दिया जाता है, आप वो भी कॉन्ट्रैक्ट में डालिए। ठीक। ठीक, तो आप डालेंगे कि ABC कंपनी हैविंग एड्रेस एट डैश हैविंग CIN डैश। ठीक। उसके बाद आप दूसरी पार्टी का नाम डालिए। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल का पूरा नाम डालिए जो उसके आधार कार्ड पे है। ये नहीं कि उसका निक नेम या उसका स्टेज नेम डालें, ऐसा नहीं। मेरा एक ऑफिस बॉम्बे में भी है, तो मैं कुछ आर्टिस्ट्स के साथ काम करता हूँ, उनका जो स्टेज नेम होता है जिससे वो काम जो वो यूज़ करते हैं, राइट राइट। आप वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। अगर उसका नाम प्रॉपर कुछ और है तो वो प्रॉपर लीगल आधार का नाम डालना चाहिए, क्योंकि स्टेज नेम की कोई वैलिडिटी तो है नहीं। करेक्ट। तो आप पार्टीज को, सबसे पहली चीज़ आप पार्टीज को आइडेंटिफाई कीजिए। प्रॉपर नाम, एड्रेस, उनका CIN नंबर या आधार नंबर या पैन नंबर, जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए लगता है। फिर एक सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो होता है वेयर एज क्लॉजेस। हम उनको लीगल भाषा में बोलते हैं वेयर एज क्लॉजेस, या रिसाइटल्स भी बोल देते हैं। ठीक है। रिसाइटल्स का पर्पस होता है कि आप ये इंट्रोड्यूस करते हैं हाँ। कि पार्टी A और पार्टी B एक दूसरे के साथ क्या डिस्कशन कर रहे हैं या क्या बैकग्राउंड है इस एग्रीमेंट का, क्यों वो एक दूसरे से मिलके कुछ एग्रीमेंट बनाने का सोच रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि पार्टी A जो है उसने पार्टी B को हायर करने का सोच रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ठीक है, और क्योंकि पार्टी A और पार्टी B ने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है कि बेस्ड ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे, तो ये है वो एग्रीमेंट जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एज फॉलोज। तो आप ये बताएं कि दोनों का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। क्यों, ये क्यों जरूरी है। इसलिए कि अगर कल को कभी झगड़ा हो, कल को भगवान ना करे कोई डिस्प्यूट हो, तो आप एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड में डिस्कशन हुआ क्या था, ठीक बात। या वो ट्रांजैक्शन कैसे आई। अगेन एम्प्लॉयमेंट की बात है अगर, तो आप बोलेंगे कि भाई कंपनी ने एक इस पोजीशन के लिए हायर करने का सोचा था, और ये जो एम्प्लॉय हैं इन्होंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, और अब इन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनकी एम्प्लॉयमेंट पक्की की जा रही है। ठीक। तो एक बैकग्राउंड आप दे देते समझ हैं, गए। उसको कहते हैं रिसाइटल्स। ठीक है। फिर आप बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रीमेंट की। अच्छा, तीसरा क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्कोप ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है। स्कोप ऑफ एग्रीमेंट मतलब कि ये एग्रीमेंट के बाउंड्रीज क्या हैं। क्या है? क्या आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना रहे हैं, या आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, या आप एक प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हैं। क्या ये बोला जा सकता है कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप बन गया है इस रेंटल एग्रीमेंट से, या ये लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो आप स्कोप डिफाइन करेंगे, आप ये बताएंगे कि इस नेचर का, इस एग्रीमेंट का नेचर क्या है, नेचर क्या है? तो वो आपको बताना ज़रूरी है। और ये मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। आप किसी भी एडवोकेट से बात करें या किसी भी लॉयर से बोलें, वो नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे लॉयर को हायर करना चाहिए जो इन चीज़ों में एक्सपीरियंस। जानता है। दांत के दर्द के लिए आप घुटने वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो जोड़ों का दर्द हैंडल। सही सही सही। तो ये ऑलमोस्ट कॉमन सेंस, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ, मैं देखता हूँ वो जो एग्रीमेंट कभी मुझे देते हैं रिव्यू के लिए, मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये किसने इसको ड्राफ्ट किया। एंड वो अक्सर यही होता है कि मेरे जानने वाले एक हैं, मेरे फूफा जी के दोस्त हैं, मेरे मौसा जी के।
तो वो उनसे मत कराइए, एक ऐसे लॉयर से कराइए जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस। सही बात है। एनीवे आपने वो नेचर एंड स्कोप डिफाइन किया, जी। फिर आप बात करेंगे कॉम्पेंसेशन की। कॉम्पेंसेशन मतलब या तो वो सैलरी होगी, या आपने अगर सोशल मीडिया के काम के लिए किसी को हायर किया तो कितने पैसे दिए जाएंगे, क्या महीने का डिस्कशन हुआ है, या अगर वो प्रोजेक्ट है तो कितनी, मान लीजिए एक्स वीडियो का इतना अमाउंट दिया जाएगा, 10 रील के इतने एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो कॉम्पेंसेशन डिसाइड कीजिए, ये नहीं कि एक जनरल एग्रीमेंट कर लिया और कॉम्पेंसेशन हम व्हाट्सएप पे डिसाइड करेंगे। लिख लीजिए ना, सही बात। तो कॉम्पेंसेशन आप डिसाइड किए। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए मैं एज एन एम्प्लॉयर अगर आपको हायर कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप मेरी कंपनी से गैदर करेंगे वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है। आप ये नहीं कि उसको अपने दोस्त को डिस्क्लोज करें, या आप उसके साथ एक नई कंपनी स्टार्ट कर लें, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए आपके एग्रीमेंट में। अब वो आप जो टेम्पलेट उठाएंगे उसमें है नहीं है, यू डोंट नो। भगवान ही जानता है। सही बात। सही। फिर मान लीजिए आप अगर एक एम्प्लॉयर, या मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसके लिए किसी को हायर कर, आप एक नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज उसमें डालिए। नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज मतलब कि मैं तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा मेरी सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, आप मेरे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज़रूरी है, और ये होता है, ये होता है लोग या फेस करते हैं। बिल्कुल। तो ये आप ये सोचिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, बिल्कुल ठीक। आप सोचिए कि उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, उसके हिसाब से आप बनाइए। कुछ क्लॉजेस डाल सकते हैं। जूरिसडिक्शन क्लॉज बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका मेरा झगड़ा हुआ, आप मान लीजिए दिल्ली में है, मैं मान लीजिए जबलपुर में हूँ, तो कौन सी कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। और हमने जब ये एग्रीमेंट साइन किया था तो हम बैंगलोर में थे, तो बैंगलोर जाएं कि जबलपुर जाएं कि दिल्ली जाएं, ये डिसाइड होना चाहिए। उसका भी एक अपना कानून है जो डिसाइड हो। बिल्कुल ठीक। तो आप ये पहले एंटिसिपेट करें, राइट। 5 मिनट लगेंगे आपको ये बात सोचने में कि ये बात खुल के कर ही लेते हैं दूसरी पार्टी से और लिख ही लेते हैं। आप सोचिए कितना हेडेक, जो आपका टाइम आपकी सेल्स पे, ग्रोथ पे, हायरिंग पे जाना चाहिए, वो आप एक कागज को लेके लड़ रहे हैं। सही बात है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। Great. आजकल एक आर्बिट्रेशन क्लॉज, आजकल तो नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और भगवान न करे वो कोर्ट्स में जाता है, कोर्ट से पहले आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों मिलके एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, और इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब आप सीधा कोर्ट में ना जाएं, आप कोर्ट से पहले ही इसको आपस में प्रेम प्यार से सुलझा लें। ठीक। तो उसके लिए आर्बिट्रेशन क्लॉज होना जरूरी। अब लॉ कहता है कि जब तक आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होगा आप आर्बिट्रेशन इन्वोक नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो डाल लीजिए ना, क्योंकि आपको सीधा कोर्ट में जाना पड़ेगा। किसके पास टाइम है कोर्ट में जाने का, तारीख पे तारीख लेने का और कोर्ट में धक्के खाने का। तो आप वो आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल लीजिए, वगैरह वगैरह करके ऐसे बहुत सारे क्लॉज हैं। एक क्लॉज जो मैं और बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आप उसको लीगल भाषा में कहा जाता है लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। ओके। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए मैं आपका सोशल मीडिया का काम कर रहा हूँ, या मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, और मान लीजिए सोशल मीडिया का काम जो मैं आपको कर रहा हूँ, मेरे काम की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, तो मेरी लायबिलिटी क्या है। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा या एक लॉयर मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तो क्लॉज उसमें ये होना चाहिए कि मेरी लायबिलिटी उतनी ही है जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं। ठीक है। आपने मुझे अगर एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं, और अगर मैं अपनी लायबिलिटी लिमिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे 5 करोड़ के लिए भी सू कर सकते हैं, आप मुझ पे 5 करोड़ का भी केस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये डाल दूं एक क्लॉज कि भैया आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, तो मेरी तरफ से अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मेरी देनदारी आपके पास 5 लाख तक की है। ऑब्वियसली आप वो बात नहीं मानेंगे, एटलीस्ट नेगोशिएशन होगी, डिस्कशन होगा, और एक नंबर तो डिसाइड होगा। करेक्ट। एक ओपन एंडेड तो चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और कोर्ट में जाके फिर कोर्ट में लंबा प्रोसेस है, डिसाइड हो। तो ये कुछ ऐसे 7-8 क्लॉजेज हैं जिसकी वजह से आप मानेंगे नहीं, आप इतने चैन से सो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्लाइंट्स, आपके वेंडर्स, आपके एम्प्लॉयज़ सब लिखित में है, सब रिटर्न में है, और आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जो आपका मेन रीज़न है बिजनेस चालू करने का। सही बात है। मेन रीज़न कोर्ट्स में जाने का थोड़ी है बिजनेस चालू करने सही सही सही। का। तो ये मुझे लगता है कुछ ग्रेट यार, मतलब मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगा ये 7-8 पॉइंट जो आपने बताए। इनमें से 3-4 तो यकीनन लोग मिस करते होंगे, बिकॉज जल्दबाजी में आप होते हैं, और खासकर स्टार्टअप में होता है ना, बिकॉज यूर वेरी ऑन इट कि यार करना है, तो आपको लगता है होता रहेगा चलो बाद में, बट बाद में दिक्कत होती है तो फिर इसका खामियाजा 10-20-100 गुना भुगतना पड़ता है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है, इसी आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ, स्टार्टअप में क्या होता है कि आपने लीगल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
और आपका एकदम से आपने जो है किसी क्या कहते हैं बड़ी डील साइन कर ली जी या एकदम से आपको हाथ लग गई बड़ी बड़ी मछली, जी आपको लगा भाई 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आ गया जी। है, मजे आ गए। जी अब किसी बड़ी कंपनी में उसने उसने अब वो भी लगी हुई थी उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए जो आपके पास आ गया, करेक्ट राइट। अब बड़ी कंपनी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है करेक्ट और वो आपके पास एक लीगल नोटिस भेज देती है या कुछ भी आपको कोशिश करती हैं, इनका लूप होल पकड़ो, इनको लीगल थ्रेट्स भेजो, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये कैसे करेक्ट ग्रो कर रहे हैं, इनको कैसे मिल गया। जी बहुत होता है ये, लीगल थ्रेट्स आर वेरी कॉमन। बिल्कुल। तो कैसे एमएसएमई इससे बचे, और जब थ्रेट का नोटिस आ जाए तो पहले 72 घंटे उनको क्या करना चाहिए? अगेन 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है फॉलो करने जी। चाहिए। पहला तो देखिए, आपको ये एक समझना पड़ेगा कि जी। हमारे लीगल सिस्टम में किसी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। करेक्ट। अगर मैं आपको लीगल नोटिस देना चाहता हूँ किसी भी बात से, हाँ। तो मैं दे सकता हूँ, और सेम आपके साथ अगर आप किसी और को लीगल नोटिस देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते ठीक है। हैं। पहली चीज़, हाँ। तो लीगल नोटिस भेजना उनका अधिकार है। हाँ। उस लीगल नोटिस का होगा क्या, वो बात की बात है। ठीक वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और लीगल नोटिस कोई कोर्ट ने नहीं भेजा है। हाँ। लीगल नोटिस एक जैसे बोलते हैं ना, फ्री थ्रो होता है। हाँ। एक बात कही गई है हाँ। रिकॉर्ड पे, हाँ। उसको देखते हैं कितना मैच्योर होगा। बट एनीवे, अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो पहली चीज़, आप पैनिक ना करें। जो अगेन 50% मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि थोड़ा शांति रखिए। कोई बिजनेस नहीं डूब रहा है, कोई बंद नहीं हो रहा है, कोई रेड नहीं पड़ रही है, कोई छापा नहीं पड़ रहा है। थोड़ा शांति रखिए। ठीक है। आप लीगल नोटिस की मुझे कॉपी भेजिए, और कॉपी जो भेज रहे हैं उसको एज टू एज भेजिए। कई बार हबड़तबड़ी में 4 में से 1 पेज आता है, 2 पेज आते हैं, 2 नहीं। थोड़ा शांति रखिए, सही बात है। ठीक है। आप शांति से एक ऐसे एडवोकेट को कंसल्ट कीजिए Consult कीजिए। जो उस चीज़ में माहिर है। एक्सपीरियंस्ड है, माहिर है। हाँ। तो ऐसे ही किसी को भी सीए, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द सीएस, जो वो करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। बट जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। करेक्ट। राइट। आप ऐसे किसी लॉयर को दीजिए जो क्रिमिनल लॉयर नहीं है, हाँ। जो कॉर्पोरेट लॉयर है, जो स्टार्टअप में स्टार्टअप्स के साथ डील करता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो नोटिस का प्रिंट आउट लीजिए और अपने पॉइंट्स मार्क कीजिए कि ये वो जो कहना चाह रहा है नोटिस में, वो क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। उससे आप अपने लॉयर को बोल सकते हैं, भाई ये देखो, ये उसने 8 चीज़ें बोली हैं जो बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली गलत है, क्योंकि ये उसका प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि लॉयर भी आपसे यही पूछने वाला है पढ़ने के बाद कि ये इसने तो ये लिखा है, आपकी क्या कहानी है, आप अपना वर्जन बताइए। तो उसको, लॉयर को भी हेल्प मिलेगी उसका जवाब देने में नोटिस को। तो पहले 72 घंटे में एक स्ट्रैटेजी बनाएं। एक तो ठंडे दिमाग से नोटिस को पढ़ें, लॉयर को कंसल्ट करें, और फैक्ट्स सच क्या है वो लॉयर से ना छुपाएं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी। जहाँ पे मुझे मीटिंग में पता चल जाता है हाँ। कि कुछ गड़बड़ है, कुछ आधी अधूरी बात मेरे पास आई है, आधी अधूरी नहीं आई है। जी। आजकल हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स जब लेते हैं, गूगल मीट पे या जूम पे, हाँ जी। हमें पता चल जाता है कि कंपनी में 4 आदमी कॉल पे, ये जो बंदा है ये कुछ छुपा रहा है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है। अच्छा। तो हम अपनी सारी नज़र उस पर डालते हैं, और मेरी टीम को भी पता होता है कि ये है जिसको पकड़ा जाएगा बाद में। तो अक्सर हम उससे पूछते हैं कि भैया तुमने जो भेजा था उसकी कॉपी दिखाओ, जो तुम कह रहे हो कोरियर किया, उसकी कोरियर की रसीद दिखाओ, वगैरह वगैरह, यार आप तो क्योंकि जरूरी है ये। हाँ। तो और जरूरी भी आपके पेशे के लिए बहुत जरूरी है, फिर किस बात के वकील अगर आप हमारा पकड़ तो के कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, हम तो आप ही को डिफेंड करते हैं। तो आप फैक्चुअल क्या इंफॉर्मेशन है वो प्लीज लॉयर को दीजिए। प्रिज्यूम मत कीजिए कि ये चीज़ रेलेवेंट है कि नहीं है, वो लॉयर देख लेगा, ठीक है। उसको ज़्यादा पता है। जैसे बोलते हैं डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है वकीलों से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वो आप ही के बिजनेस को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसमें से हर्डल्स निकालने की कोशिश। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है। लीगल मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है आपके व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होगी, हाँ। कि जब आप नोटिस पढ़ते हैं उसमें हमेशा आखिरी में लिखा होता है कि 50 लाख का कॉम्पेंसेशन। मान लीजिए कोई इनवॉइस है 20-22 हज़ार रुपये का, या 50 हज़ार का, जिस पे झगड़ा चल रहा है, कॉम्पेंसेशन की डिमांड आती है 25 लाख की। ठीक, तो कोई बात नहीं, डरे ना, वो एक एग्जैजरेटेड नंबर होता है। Correct. उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि 25 लाख का नुकसान तुम्हें हुआ कैसे। ऐसे नहीं कि आपने नोटिस में भेजा तो नहीं, चेक काट, नहीं। अगर वो मान लीजिए आपने जवाब नहीं दिया और आपके ऊपर केस हो गया, तो उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये 25 लाख कैसे तुम्हें नुकसान हुआ इस ट्रांजैक्शन की वजह से। Correct. अब वो करेगा तो देखेंगे। फिर एक और क्लॉज उसमें लिखा होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दीजिए। तो थोड़ी ठंड रखें, 7 दिन वो कोई लीगल डेडलाइन नहीं है। वो एक आपको इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, आपका एक रिएक्शन निकालने के लिए आपको एक थ्रेट दिया जा रहा है। तो आप रिलैक्स रहें। अगेन मेरा सजेशन है कि जो भी आप लॉयर जिस पे ट्रस्ट करते हैं
उससे बात करें, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है 72 घंटे से के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा, अफोर्डेबल ऑप्शंस क्या हैं टू हैव अ लॉयर फॉर एसएमईज? कैसे, क्योंकि लीगल टीम रखना बहुत कॉस्टली है जी। एक अच्छे लॉयर को हायर करना बहुत कॉस्टली है जी। अफोर्डेबल शुरुआती ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि यार तुमने स्टार्ट करी कंपनी, ज़्यादा बजट नहीं है, एक काम करो, ये काम करो, इससे तुम्हारा सब ठीक चलेगा, जैसे ग्रो करोगे फिर तुम वो भी ग्रो करो। बिल्कुल, मुझे लगता है आप पहले तो माइंडसेट चेंज करें। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप एक माइंडसेट ये बनाएं कि मैं कुछ भी अगर करूंगा तो लीगल रिव्यू के बिना नहीं करूंगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लॉयर को 5 लाख पर मंथ की सैलरी पे हायर करना है, वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लॉयर्स की कोई डर्थ नहीं है। अच्छे लॉयर्स की थोड़ी बहुत डर्थ है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ढंग से ढूंढें तो आपको अच्छा लॉयर मिल ही जाएगा। ठीक है। आप एक ऐसे उस लॉयर को ये बोलें कि मुझे आपको, मैं फुल टाइम हायर नहीं कर सकता, मुझे केस टू केस बेसिस पे आप ये 4 एग्रीमेंट्स रिव्यू करके दे दीजिए, 2-3 ट्रेडमार्क्स फाइल करके दे दीजिए, 4 कॉपीराइट फाइल करके दे दीजिए, आप डिस्काउंट भी मांग लीजिए। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, कितना ऐसा काम है जो हम प्रो बोनो कर देते हैं, अच्छा, हम चार्ज भी नहीं करते। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं 1 रुपया चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के लिए ट्रू रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी इन्वॉइसिंग भी होती रहे, तो मैं 1 रुपया उनसे ले लेता हूँ। एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने मुझे एक नोट के ऊपर पेंसिल से साइन करके दिया, मैंने उनका ऑटोग्राफ लेके रखा हुआ, वो ही मेरी फीस है, और उसको मैं कैश नहीं करा रहा हूँ। तो अच्छे लॉयर आपको मिल जाएंगे। आप, आई अंडरस्टैंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ऐसे लॉयर से बात कीजिए जो काबिल है, और आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए, वो भी इंसान ही है, आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए, सर मैं अभी आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अभी मुझे XYZ अमाउंट में कर दीजिए या डिस्काउंट दीजिए वगैरह वगैरह। तो आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई, जैसे आपके पास कोई टेम्पलेट है, हालांकि मैं टेम्पलेट के लिए हमेशा डिस्करेज करता हूँ, बट आपने पहले किसी से लॉयर से टेम्पलेट बनवाया हुआ है, आप वो टेम्पलेट रिव्यू करा लें उससे। आप बोलें कि सर आप थोड़ी कम फीस ले लीजिए, आप बस रिव्यू करके दे दीजिए। तो आप, ज़रूरी नहीं आपको फुल टाइम हायर करना है, आप कम चार्जेस पे भी हायर तो क्या मतलब व्हाट इज द मिनिमम दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लॉयर टू चार्ज, लाइक वो चार्ज करेंगे? अगर मेरा 4 से 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शुरुआत में और मुझे रिव्यू कराना है और ये सब है, तो मुझे लगता है एग्रीमेंट रिव्यू वैसे तो कोई ऐसा मिनिमम अमाउंट है नहीं, और बहुत लोग, हाँ जी, एक ब्रैकेट टाइप। आई थिंक अगर आपका कोई, आपको मान लीजिए कोई जैसे एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराना है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट, तो एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से 15 हज़ार भी अगर आप मान के चलें एक अच्छे सॉलिड एग्रीमेंट का, अगेन डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। वो अगर सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं पढ़ते हैं, वो किसी लॉयर ने बनाए, राइट, और आप कहते हैं आई एग्री और आगे बढ़ते हैं, यस, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको ऑब्वियसली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा शेल आउट करना पड़ेगा। बट मैं क्या आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक एग्रीमेंट होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हाँ, वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को आप टेम्पलेटाइज कर सकते हैं। हाँ, आपने अगर एक बार बनवाया है, ठीक, तो उसमें आप नाम एड्रेस चेंज करके आप एक अच्छा बनवा लीजिए, बजाय कि 10 अलग अलग जगहों से बनवाए। बिल्कुल ठीक है। तो 10, 12, 15 हज़ार से अगर आप स्टार्ट करें, गोइंग अप टू, मैंने कुछ एग्रीमेंट 70, 75 लाख, 1.25 लाख तक भी बनते हैं, डिपेंडिंग कितना ग्लोबल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बनेगा, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं, क्योंकि मैं अंदर से आशावादी हूँ, मुझे लगता है फिर भी एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छे लॉयर्स हैं आज की डेट में, जो बहुत विलिंग है वेरी नाइस, आपको हेल्प करने की। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आपसे जानने के बाद आई एम श्योर बहुत लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला होगा इस बात से कि यार लोग हैं और दे कैन हेल्प यू आउट। आप रीच आउट, इवन इफ यू वांट आप अभिषेक को से भी बात कर सकते हैं, इनकी अच्छी खासी टीम है, तो कोशिश करी जाएगी, अगर मदद कर सके तो व्हाई नॉट। और वाकई इनका जो पर्पस है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो है टू हेल्प द सोसाइटी, मतलब दैट्स व्हाट, हाँ, दैट्स हमारे प्रोफेशन का ओरिजिनल इंटेंशन वही था। हाँ, अगर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और बताऊं, पुराने टाइम में जो कोट पहना जाता है, हाँ, जो वकीलों का कोट होता था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा, जिसको हम कैप बोल देते या हुडी बोल देते, वो कैप नहीं था। वो इसलिए था कि आप अपना कोर्ट केस में आर्ग्यू कीजिए और आप पलट के चल दीजिए। जो क्लाइंट है अपनी श्रद्धा से जो भी आपके पिछले झोली में डाल दे, उसका वो पर्पस होता था। तो हमारा तो प्रोफेशन ही सेवा भाव के ऊपर बना है। अब उसका फैब्रिक चेंज हो गया है, उसके मीनिंग चेंज हो गए हैं। मैं फिर भी ये मानता हूँ, और मेरा छोटा भाई भी एडवोकेट है, तो मुझे पता है, हमने जब अपनी फर्म शुरू करी तो हमने ये डिसाइड किया कि यार पैसा कम कमा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा चैन से सो लेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास, आप सोचिए कितनी अच्छी बात है, अगर आप किसी क्लाइंट से मिलने जाए, वो कुर्सी से खड़ा हो जाए आपके लिए, बहुत बड़ी बात है।
वाकई वो आप कैसे खरीद सकते हैं, उसका क्या वैल्यू है, इज्जत तो यू कांट बाय दैट। या मेरा एक क्लाइंट है बॉम्बे में है, मैं उसका अक्सर हमेशा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। उसकी एक चाय की टपरी है, हमने उसका एक ट्रेडमार्क का केस था अच्छा। जो बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया, सक्सेसफुली वो हमने आर्ग्यू किया। हमें धन्यवाद देने के लिए वो अपने उस दिन के गल्ले से 5,000 रुपये लेके आया, उस दिन के गल्ले से 5,000 रुपये लेके आया, रोया, उसने मेरे पैर छुए और उसने कहा सर मैं धन्य हो जाऊंगा अगर आप ये रख लेंगे तो। आप ये चीज़ कैसे परचेज कर सकते हैं, आप ये खरीद नहीं सकते। तो हमारा तो प्रोफेशन ही उसी प्रिंसिपल्स पे, उसी नोबिलिटी पे बना। मैं अभी भी, क्योंकि मैं आशावादी हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी भी वैसे लोग हैं, तो अभी भी स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को ऐसे लॉयर्स मिलेंगे, और ढूंढने से तो भगवान मिल जाएगा, तो क्या लॉयर तो बात। चीज़ ही क्या है। नहीं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू यार, मतलब इस तरह से आप काम कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, कंप्लायंस चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंपनी, तो क्या क्या कंप्लायंस होने चाहिए, अगर उसकी एक छोटी सी चेकलिस्ट अगर आप बता दें ताकि हम ध्यान में रखें। जैसे मैंने बताया, आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि कंपनी किस तरह की, क्या नेचर है आपकी कंपनी की, इनकॉर्पोरेशन का, आपका विजन क्या है कंपनी का। अगर आप शॉर्ट टर्म कुछ करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टर्स चाहते हैं आप कंपनी में, आप चाहते हैं कि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी, आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स भी हों, आप चाहते हैं कि 20, 25, 30, 50, 150, 1000 लोग भी हों, तो प्राइवेट लिमिटेड उसको सेटअप किया जाए। अगर आप 2-3, जैसे मेरी खुद की जो लॉ फर्म है वो एक LLP है, क्योंकि मैं इसमें शेयर्स फ्लोट नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं मल्टीपल ओनर्स नहीं चाहता। मैं और मेरा पार्टनर जो है, हम दोनों मिलके ये प्रोफेशनल रहे है। तो आपको ये देखना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और क्या बेस्ट सूट करता है आपको इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गया। तो पहली तो ये चीज़, आप ढंग से इनकॉर्पोरेट कीजिए। हाँ। आप एक कंपनी का जो सेटअप है, प्राइवेट लिमिटेड है या LLP, उसको समझिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए और वो आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझाएगा, और आप पहली चीज़ वो इस्टेब्लिश कीजिए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिल्कुल कसम खा लीजिए कि मैं उसके बिना आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो अलग बात है, बट शांति के लिए और अपनी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए उस पर फोकस कीजिए। ठीक। जो आपकी लेबर लॉ कंप्लाइंसेस है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आप लेबर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। ठीक है। अगर आप फूड प्रोडक्शन में हैं तो FSSAI पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंपनी जिसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं, तो पॉश पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कपड़े का कुछ काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप फायर सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। अच्छा। अगर आपका अगेन आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप काम करें उसके प्रॉपर इनवॉइसेस दें। GST कंप्लाइंस आप अपना पूरा रखें। अगेन मेरे पास कुछ आते हैं क्लाइंट्स जो, मैं खुद तो हैंडल नहीं करता GST का काम, लेकिन मैं उनको रेफर आउट करता हूँ। उनको नोटिस आए हुए हैं GST से लाखों रुपए के। हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, करेक्ट। लेकिन उनको, आपको ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा। आप बाद में कोर्ट में जाके नहीं चिल्ला सकते और ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मेरी बात सुनिए। जज आपको यही बोलेगा, आपने लॉ की सुनी, आपने कानून की बात सुनी, जब ये लॉ बने आपने वो फॉलो नहीं किया, तो हम आपकी बात क्यों सुने? अच्छा, बहुत सारे लोग ना नोटिस को नजरअंदाज भी कर देते हैं बिल्कुल। कि अरे ठीक है, बाद में देखते हैं क्या है, हटाओ 20,000 25,000, और बाद में 3 साल बाद जब उसका और मल्टीपल अमाउंट होके आता है तो फिर सर मारते तो नोटिस में सर आपसे इंटरेस्ट भी क्लेम होता है। अगर आप मान लीजिए करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट तो चल रहा है, वो तो मीटर चालू है, हाँ। आप मत दीजिए, आप 2 साल 3 साल मत दीजिए, और जब आपके ऊपर केस होगा फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप तब कोर्ट में आपका डिफेंस क्या होगा कि नोटिस नहीं मिला या मैंने एनवलप नहीं खोला, क्या डिफेंस देंगे आप? सही 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 सही। तो वो दिखाता है कि आपकी, और कई जगहों पे ऐसा भी माना गया है लॉ में कि साइलेंस मींस एक्सेप्टेंस। अगर आप चुप हैं तो मतलब आप मान रहे हैं कि गलती तो हुई। गलती तो हुई है। अच्छा, छोटा जो जैसे किराने की दुकान है जी। छोटा ये फोटो फ्रेम बनाते हैं, या एक छोटा सा टपरी कैफे टाइप चलाते हैं ना, या छोटे ये जो कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल। धंधे हैं। इनको तो कोई भी नॉलेज नहीं है इनका क्या कंप्लायंस होगा क्या, तो इनके लिए लीगल बचने के कुछ मोटे मोटे 3-4 बातें हैं जो, देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ आप पर तो नहीं होगा। फ्रेमिंग की फोटो फ्रेम का काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि जब आप दुकान किराए पे ले रहे हैं, हाँ। तो वो जो रेंटल एग्रीमेंट आपका बन रहा है, हाँ जी। वो फेयर होना चाहिए। उसमें ये ना लिखा हो कि मकान मालिक आपको कभी भी बाहर कर सकता है या 15 दिन की नोटिस पे बाहर कर सकता है। कम से कम उसमें ये तो लिखा हो कि 2 महीने का नोटिस है या 1 महीने का क्योंकि आपका जो सामान है, ग्लास का सामान है, आप वो लेके एकदम उठा के नहीं भाग सकते। सही बात। तो वो ही पढ़ लीजिए। आप यही देख लीजिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप दे रहे हैं वो रिटर्न होगा तो उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशंस हैं। मैं मानता हूँ ये सब लीगल इश्यूज हैं, ये सब लीगल ये लीगल दाव पेज हैं जो शायद आम आदमी को नहीं समझ में नहीं समझ में आता। तो किसी
भरे बेचारे लॉयर से बात करके उनसे समझ लीजिए कि साहब हिंदी में मुझे या देसी भाषा में समझा दीजिए कि इन ये क्लॉजेस का मतलब। समझ गया, बिल्कुल ठीक। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बात बात पे आप लॉ के बिना आगे ही मत बढ़िए, लेकिन जो बेसिक बचाव आप कर सकते, जैसी आपकी चादर है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भैया बड़ा घर है तो बड़ी बाउंड्री, छोटा घर है तो छोटी बाउंड्री। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो जीएसटी के नोटिस आते हैं बहुत कॉमन है और लोग बहुत परेशान भी रहते हैं, खासकर छोटे जो बिजनेस में है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है जी। ओ मैं जीएसटी लिता सी, ओ मैं कितना सी, ओ कंपनी, मान लो कोई छोटा बिजनेस, एक मैंने मान ली फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है जो गवर्नमेंट कंपनी से काम करते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करी हुई, उन्होंने कहा तुमको गवर्नमेंट में काम लेना, तुमको जीएसटी तो लेना ही होगा, करेक्ट, चाहे तुम 2 रुपए कमाओ, जी। हमें मतलब नहीं है, जीएसटी नंबर चाहिए जी। अब बेचारे ने जीएसटी नंबर ले कि यार मुझे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, करेक्ट, ठीक है जी। अब वहां पर उन्होंने कुछ जीएसटी भर दी, इनके बिल से कुछ गया और वो फंस गए। तो ये बहुत कॉमन मैं देखता हूँ चीजें। तो इसका क्या बचाव है, या शुरुआती जब वो कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि ये ना हो? देखिए मुझे लगता है कि ये मानना हाँ। कि गवर्नमेंट ने ही गड़बड़ करी है और हमने गड़बड़ नहीं करी है, ये पहली बात तो गलत है। हाँ, ठीक। अगर आपको जीएसटी का नोटिस आया है हाँ, तो कुछ ना कुछ तो आपने भी गड़बड़ करी ही हो। ठीक बात है, गवर्नमेंट पागल तो नहीं है, जीएसटी वाले पागल तो नहीं है जो आंख बंद करके आपको इरिटेट करने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। ठीक है। तो आप अपना कंप्लायंस ठीक रखिए। मैं, जैसे हमने पहले बात करी कि हम एक फुल टाइम लॉयर को अगर आप नहीं हायर कर हाँ, सकते, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि एक फुल टाइम जीएसटी के लिए एक सीए को तो हायर कर ही लीजिए। क्यों? क्योंकि वो कंप्लायंस ऐसा है, टैक्स ऐसा कंप्लायंस है जिससे आप बच नहीं सकते, जिसकी क्रिमिनल पेनल्टीज भी हैं, आपको जेल भी हो सकती है टैक्स की चोरी की वजह से। एग्जैक्टली। तो वहाँ तो आप, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि गवर्नमेंट परेशान करने के लिए छोटे बिजनेसेस को जीएसटी भेज रही है। हाँ। कोई ना कोई आपके कंप्लायंस में गड़बड़ रही हो, दिक्कत रही तो आप उसको फिक्स करें। आप उसको एक्सपेंसेस मत माने। हाँ, वही। आप ये मत माने कि अरे यार ये अब मुझे किसी से बात, आप उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल ठीक है। कि भाई ये तो मुझे करना। जो ताला आप खरीदते हैं, हम हमेशा बोलते हैं यार अच्छी क्वालिटी का ताला देना, हाँ, कोई हल्का फुल्का मत देना, हैरिसन का या कोई बड़ी अच्छी कंपनी। क्यों? क्योंकि हम उसको बचाव करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक तो यही लॉजिक आप अपने बिजनेस पे लगाइए, यही लॉजिक आप अपने कंप्लायंस पे लगाइए। आई थिंक उससे बिल्कुल ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स आप नहीं, बहुत सही है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई ये लीगल और जितनी कंप्लायंस वाली बात है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्शन पे खर्चा कर रहे हो, डिज़ाइन पे खर्चा कर रहे हो, उतना ही लीगल। ये आपकी मन की शांति के लिए ये ये आपका तकिया है जिस पे आप सर रख के आराम से सो सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप 500 रुपये वाला तकिया खरीदिए या 50 रुपये वाला खरीदिए या 1000 रुपये वाला कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर है आप कितने शांति से, कितना पीसफुली आप अपने बिजनेस को आगे लेकर। अरे यार बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, बहुत बार एमएसएमईज के साथ होता है कि उनकी ना पेमेंट फंस जाती है जी। वेंडर ने पहले तो कहा हो जाएगा और फिर फोन नहीं उठा रहा है, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, और पेमेंट फंस गई, टिपिकल है ना? हाँ जी। तो ऐसे में अगर आप बता सकें कि उसको क्या करना चाहिए, लीगली क्या तरीका है इससे बचने का, फंस जाओ तो कैसे निकलो? जी जी, देखिए कोई भी अगर एमएसएमई है तो उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को एमएसएमई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एमएसएमई का एक एक्ट है। ठीक है। एमएसएमई एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है। तो जब आप एमएसएमई एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो जैसे आपको मुझे एक आधार कार्ड मिलता है, ऐसे ही आपके बिजनेस को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलता है। ओके। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका बिजनेस एमएसएमई लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। तो वो तो है पहला स्टेप। अपने आप को आप एमएसएमई तभी बोल सकते हैं जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उसकी 3 कैटेगरीज हैं, आपकी माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। तो ठीक है, आप अकॉर्डिंगली अपने इवैल्यूएशन के हिसाब से उसको रजिस्टर करा लीजिए। एमएसएमई लॉ ये कहता है, मैं समराइज कर सकता हूँ, कि अगर आपका कोई अनपेड इनवॉइस है और वो 45 दिन तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, 45 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप एक रिटर्न कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एमएसएमई पोर्टल पे जाके, उसके अगेंस्ट जिसने आपका इनवॉइस पे नहीं किया है। ठीक है। और वो कंप्लेंट जो आप फाइल करेंगे, वो उसके रूल्स जो है वो आर्बिट्रेशन वाले रूल्स है, उस पर अप्लाई होंगे। ठीक। और ऐसा माना गया कि 90 डेज के अंदर अंदर जो काउंसिल है वो आपका हल निकाल के आपको उनको ऑर्डर पास करेगी कि आप इसकी पेमेंट दी जाए। ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास ये परफेक्ट बहुत बड़ा सॉल्यूशन टूल है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा टूल है कि आप 90 डेज या 110-20 डेज में अपनी पेमेंट आपके पास आ सकती है, प्रोवाइडेड आप ऑनलाइन जाके, उसका नाम एमएसएमई समाधान है, जो पोर्टल है एमएसएमई समाधान में आप जाके आप रजिस्टर करें और
इनवॉइस जो आपने भेजा है वो अपलोड करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालें। उसके लिए कोई आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल ईजी टू यूज़ पोर्टल है। आप जाएं, ठीक है। पोस्ट करें और कोई एमएसएमई ना हो अगर, जी आप स्टार्टअप हैं, जी। आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, जी तो आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो हेल्प कर पाए। जी क्या हमारे पास कोई लीगल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं अगर मोटी पेमेंट या छोटी पेमेंट, कैसी पेमेंट फंस जाए हमारे? पहले तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। Demerit आप करा ही लीजिए वो रजिस्ट्रेशन। सही, करेक्ट पहली बात वो फ्री है। जी। दूसरी बात, आप बेसिकली पूरा एमएसएमई लॉ अपने फेवर में, यू विल टर्न द लॉ इन योर फेवर। Yes. तो वो करा लेना मेरे हिसाब से समझदारी होगी। ठीक है। चलिए, किसी रीजन की वजह से आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ। और आपका कोई इनवॉइस जो है वो पेंडिंग है या पेमेंट नहीं आ रही है, हाँ। तो जो नॉर्मल लॉज हैं मनी रिकवरी के, वो तो एज इट इज है। उसमें 90 दिन का आपको सहूलियत नहीं मिलेगी। उसमें आप ऑनलाइन जाके कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा। उसमें भेजना आपको लीगल नोटिस ही पड़ेगा। हाँ। और आप लीगल नोटिस में लिखेंगे कि पूरी कहानी आप दर्ज करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे आपने मुझे हायर किया इस काम के लिए, ये हुआ वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद मैंने इनवॉइस भेजा, इनवॉइस पेड नहीं है, मैंने रिमाइंडर भेजे, ईमेल भेजे, व्हाट्सएप भेजे, उसकी पेमेंट नहीं आई। अब आप इतना पेमेंट दीजिए, उसका इंटरेस्ट दीजिए, उसकी लीगल फीस दीजिए, वगैरह वगैरह। पर उससे फर्क पड़ता है? बहुत कम। मुझे लगता है अगर आप वही स्टार्टअप तो। हैं, हाँ। और अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर करा ही लेते हैं, वो better ही तो एक रहेगा। गवर्नमेंट का डंडा है आप पे करेक्ट कि आपको उस पेमेंट को क्लियर करना ही करना। हाँ। अच्छा, रिकवरी के लिए भी देखिए कितना आसान है। आपको कोर्ट नहीं जाना, हाँ। आपको लीगल नोटिस इशू नहीं करना। आपको ऑफ कोर्स उनको ये बताना तो है ही कि आपका Yes. इनवॉइस पेड नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन जाके वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। हमने खुद कितने केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट को बोला है कि हमें हायर करने की जरूरत ही नहीं है, सही है, आप अपना पैसा बचाइए, बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज ऑनलाइन जाइए। हाँ। मैंने फिर भी ऐसा किया केशव कितनी बार, मैंने फिर भी ऐसा किया कितनी बार कि कंप्लेंट मैंने उनकी रजिस्टर होने से पहले रिव्यू की है, जस्ट लाइक दैट, कि चलिए आपका भला हो, ठीक है। आप ऑनलाइन जाइए, और इवेंचुअली उनका काम बन गया। तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है जो एमएसएमईज को, जिसका फायदा उठाना चाहिए। समझ गया। startups को। अच्छा, स्टार्टअप्स में ही ये होता है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स में ही देखा गया है कि एक अच्छा बढ़िया एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, बढ़िया काम कर रहा होता है, सडनली उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी यहाँ के सीक्रेट्स, यहाँ के क्लाइंट्स, यहाँ के टूल्स, यहाँ जी। के राज, वो यहाँ से ले जाके दूसरी जगह बिल्कुल पिच कर देता है, कहता है भाई मैं तो 3 गुना पैसे लूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और तुम्हारे लिए मसाला एकदम तैयार लेके आऊंगा, बिल्कुल। सब्जी बना लो, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे में जो इंसान ने उसको हायर किया, सिखाया, करा, वो क्या करे यार? क्या उसके पास कुछ लीगल रास्ता है वो अपने आप को बचाने का? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने पहले करी। हाँ। मेरा एक और क्लाइंट है जो जिसका अपना रेस्टोरेंट है, ठीक है। वो बहुत अच्छा शेफ है और इसीलिए उसका रेस्टोरेंट भी है। ठीक है। उसने अपनी सारी जो रेसिपीज़ हैं वो 5-6 लोगों को अपनी कंपनी में अपने रेस्टोरेंट में सिखाई। उनमें से एक भाई साहब को ये ख्याल हुआ कि हम अपना निकल के कुछ अपना शुरू करते हैं। ठीक है। उसने अच्छी बात ये करी कि उसने मुझसे बात करी और उसने बोला, अभिषेक मैं ये रेसिपीज़ इनको दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अंदर कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको हमने कॉपीराइट की, वो अलग बात है, लेकिन लीगली हमने क्या किया, हमने उन शेफ्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जिसमें ये क्लॉजेस थे कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी बौद्धिक संपदा हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, आपकी बुद्धि से जो भी चीज़ आपने बनाई है वो, और जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज की जा रही है इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, आप उसको अपने पास रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और किसी तीसरे बंदे को नहीं देंगे ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, प्लस साल, 2 साल, 3 साल तक भी, छोड़ने के बाद भी। अब ये क्लॉज अगर नहीं होगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो आप एक हाथ आगे बढ़ाइए, लॉ में 4 चीज़ें जो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। अगेन 25 पेज का नहीं होना है, अगेन ये 40 पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 2, 3, 4, 5 पेज का मोटी मोटी बात कह के अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है। हम ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखेंगे, कोई ऑलरेडी टूल था, कोई ऑलरेडी कोई चीज थी जी, जो आप एक कंपनी में कर रहे थे, आप गए अपने साथ, आप ले गए, जी। छोटा स्टार्टअप है, आपको पता है इसके बस की कुछ है नहीं, जी। क्या करेगा ये, कि हद से हद थोड़ा बहुत लीगल नोटिस संभाल लेंगे, टेंशन Correct. नहीं है, चल भाई आगे बढ़ते हैं, मैं अपना फायदा देखता हूँ। जी। ऐसे में वो बेचारा स्टार्टअप क्या करे यार? तो आप ऐसे में ये कीजिए कि जब आपको पता चलता है कि ये जनाब छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी, आप उनके साथ एक एग्जिट इंटरव्यू कीजिए। आप उनसे 2 मिनट बात कीजिए कि भाई क्या हो गया, आपको सैलरी का तकलीफ है, क्यों छोड़ के, आप एक ह्यूमन लेवल पे उनसे पूछिए तो सही कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप उनको टर्मिनेट भी कर रहे हैं
तो उस टाइम पे भी देयर इज समथिंग नोन एज एग्जिट एग्रीमेंट. अगेन वो बहुत लंबा चौड़ा एग्रीमेंट नहीं है. जैसे आप रिलीविंग लेटर देते हैं, रिलीविंग लेटर आप इशू करने के साथ साथ ही उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए, देखिए मैं आपको बहुत प्यार से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंपनी की देखी है उसको आप कहीं बाहर यूज़ नहीं कर सकते. आप उनको ये ओरली भी रिमाइंड कराइए और एक सिंपल पेज पे ये लिख के भी उनसे साइन करवाइए कि भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन आगे डिस्क्लोज नहीं करूँगा. यही चीज़ आपके ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर में भी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया. समझ गया मैं. तो अगेन उससे आप बच सकते उससे आप बच सकते. अच्छा, आप थोड़ा ना ग्रोथ और इन्वेस्टर साइड की बात करते हैं. फंडिंग के लिए क्या लीगल हाइजीन होता है? कई बार ऐसा होता है, स्टार्टअप आपने करा, छोटा सा आइडिया है, बहुत बड़ा बन गया जी. अब आप फंडिंग के लिए गए, फंडिंग A B C जी. अलग अलग, तो फिर आपको लगा यार कि अब किसी ने फंडिंग दे दी, जी 10 करोड़ तुम्हारे, जी. आप खुशी से पागल. अरे वाह, मजा ही आ गया. यार क्या कह रहे हो, मैं तो 20-25 लाख पे अटका हुआ था, 10 करोड़ मतलब बदल गई जिंदगी. जी. और उसमें आप भूल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट. उसमें आप भूल जाते हैं लीगल हाइजीन, और फिर बाद में रेपरकशंस फेस करने पड़ते हैं. करेक्ट. तो क्या लीगल हाइजीन है व्हेन यू हैव एन इन्वेस्टर, अ VC कमिंग इन? क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रखने ही रखने चाहिए? आपको अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि जब इन्वेस्टर पैसा लेके आता है वो आपकी शक्ल पे सिर्फ पैसा नहीं देगा. Correct. अगर आपका बिजनेस चल रहा है, अप एंड रनिंग बिजनेस है, तो वो देखेगा आपकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, आपका APE कितना है, AR कितना है, आपके कितने अनपेड इन्वॉइसेज हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट, आपके जो क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. देखिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से पैसा वापस मिलेगा. जी. पैसा मुझे तब मिलेगा जब आप पैसा बनाएंगे. आप पैसा तब बनाएंगे जब आपके क्लाइंट्स आपको पैसा देंगे. आपके क्लाइंट्स आपको पैसा तभी देंगे जब उनको देना पड़ेगा. मतलब उनके ऊपर डंडा होगा पैसे देने का. अगर उनके पास डंडा नहीं होगा पैसे देने का तो ठीक है, वो भी फिर साल 2 साल में पेमेंट करेंगे. वो डंडा कब होगा? जब आप सब कुछ लिखित में रखेंगे, जब उनको बाउंड करेंगे आप. करेक्ट. कि नहीं ये पैसे तुम्हें देने ही देने हैं. बिल्कुल ठीक. और वो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास आता है, जैसे हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो लीगल ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनवाती हैं, DD हम उसको बोलते हैं. ठीक है. उसका पर्पस ही है कि हम उस कंपनी का एक लीगल चेकअप करते हैं, लीगल हेल्थ चेकअप करते हैं और हम एक रिपोर्ट देते हैं कि हमने इस कंपनी में जाके उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, सारे ट्रेडमार्क्स देखे. एक ट्रेडमार्क का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी है जो होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको इन्वेस्टर्स चाहिए. उसको इन्वेस्टर चाहिए था, तो उन्होंने एक मीटिंग करी, इन्वेस्टर्स ने बात करी, टेबल पे सब डिस्कशन हुआ. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो ब्रांड्स हैं, तुम्हारे पास 16-17 ब्रांड्स हैं, ये किसके नाम में रजिस्टर्ड है? वो ब्रांड उन जनाब के खुद के पर्सनल नाम में रजिस्टर्ड. अरे, क्योंकि जब कभी उन्होंने स्टार्टिंग में किया होगा तो पता नहीं उनका क्या थॉट था, उन्होंने वो ट्रांसफ़र नहीं किए. 8-10 साल से कंपनी चल रही है, 35-40 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन वो ब्रांड्स उनके नाम में ट्रांसफ़र नहीं है. इन्वेस्टर्स ने बोला कि ये ब्रांड तो तुम्हारे कंपनी के है ही नहीं, ये तो तुम्हारे नाम में है, क्योंकि कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी है. तो हम जो वैल्यूएशन तुम लगा रहे हो उससे कम ही करेंगे. आप देखो कितनी छोटी टेक्निकलिटी है. अगर आप एक सिंपल असाइनमेंट एग्रीमेंट या लाइसेंस एग्रीमेंट कर लें, आइडियली असाइनमेंट, कि वो जो ब्रांड आपके नाम में है उससे कंपनी के नाम में ट्रांसफर हो जाए, तो कंपनी की वैल्यूएशन आपकी बढ़ जाएगी. बिल्कुल ठीक. तो वो हमें लीगल ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट हमने बनाई, हमने उसको दिया, और हमने जो भी उसमें लूपहोल्स थे, वी हैव टू बी फेयर, हम नहीं बता, लेकिन हमने ये ज़रूर किया, उसको सजेस्ट किया कि भाई अब तुम अपनी वैल्यूएशन बेटर कर सकते हो अगर ये चीज़ें तुम फॉलो करो. तो वो है. उसके अलावा द यूजुअल टैक्स और वो सब तो स्टैंडर्ड है ही, आपका P&L वगैरह वगैरह. बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की काफ़ी वैल्यू होती है कंपनी में. अगर आपका मान लीजिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर आपके नाम में रजिस्टर्ड है कि नहीं? आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड भी है कि नहीं? क्या वो कॉपीराइट होना है, पेटेंट, या आपने कोई लीगल एनालिसिस किया है कि नहीं किया? क्या वो सॉफ्टवेयर मार्केट में, जैसे अगर आपका ब्रांड है तो क्या आप उस ब्रांड को मॉनिटर कर रहे हैं? करेक्ट. या मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं? अगर मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू तो नीचे है, तो मैं क्यों पैसा लगाऊं आपकी कंपनी में? क्योंकि कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो गए, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. तो घर तब साफ मत कीजिए जब आपकी मम्मी के दोस्त चाय पीने आ रहे हैं. आप वैसे भी घर को साफ रखिए, आप वैसे भी अपने बिजनेस को हाइजीनिक तरीके से मैनेज कीजिए. मेरा ये मानना है. बहुत बहुत शानदार. अच्छा, हम ना ये बात डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आजकल बिजनेसेस व्हाट्सएप पे नहीं हो रहे हैं. जी. आजकल जो बिजनेस है वो ईमेल पे नहीं हो रहे हैं, Correct. व्हाट्सएप पे ही PDF भेज दिया, व्हाट्सएप जी, पे ही जी, बात जी. हो गई, साइन कर दो भाई, जी. काम करो शुरू. जी. इसको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते. ये रहेगा ही रहेगा. तो क्या ये व्हाट्सएप मैसेजेस
लीगल प्रोसेस में काम आते हैं, इनकी कितनी वक्त है, कितनी वैल्यू है, और अगर आप व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन तो उसमें क्या बातें रखें जो लेजिट आपके काम आए और आपको लीगली हेल्प करें, कभी आप फंसें तो। 2-3 चीज़ें हैं इसमें Please. जैसे व्हाट्सएप की अगर आप व्हाट्सएप को अपने बिजनेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं हाँ। तो ऑब्वियसली डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑफ कीजिए हाँ ठीक है। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी चैट्स तो आप एटलीस्ट वो जो आपके वेंडर्स हैं जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ अगर वो भी ऑन करते हैं तो आप उनको कॉल करके बोलिए देखो भाई रिकॉर्ड हमें रखना है, डिसअपियरिंग मैसेज तो ऑफ ही रहेंगे। ठीक है। 24 घंटे बाद 7 दिन के बाद वो डिसअपियर नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपको कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैं तो कहूँगा टू बी फेयर आप सामने वाले बंदे को भेज दीजिए कि देखो भाई ये हमने बात करी है, ये मैं रिकॉर्ड के लिए डाल रहा हूँ। आप ईमेल में अटैच करके अपने दूसरी पार्टी को भेज दीजिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के झमेले में नहीं जाना है। पहली बात। दूसरी बात, ये बात सही है, हम डिनाई नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे बहुत क्योंकि डिटेल छोटे-छोटे में business है ना, बिल्कुल वो चल रहे हैं। बिल्कुल हाँ, और डिटेल में चल रहे हैं। बिल्कुल पीडीएफ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये चीज़ हम नहीं डिनाई कर सकते कि अगर आपने मान लीजिए कोई परचेज ऑर्डर भेजा है या आपने चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 पेज का बनाया है, 2 पेज का, और वो आपने व्हाट्सएप कर दिया है, आपने फिजिकली साइन नहीं किया है, आपने उसको भेज दिया, उसको साइन तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की वैल्यू तो नहीं मर जाएगी ना जस्ट बिकॉज आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजने का मतलब ये नहीं कि वो साइन हो गया है। मैं आपको एक और बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने उनके वेंडर ने उनको कोई डॉक्यूमेंट भेजा और हमारे क्लाइंट जो जनाब हैं जो आजकल की जनरेशन के हैं, उन्होंने ये वाला इमोजी भेजा। व्हाट? अच्छा। ये उनका जवाब था ओके। और उनके दिमाग में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि मैंने कर तो दिया ओके। तो इसका क्या मतलब है मुझे बताओ? अरे बाप रे। अब इसका मतलब है कि थैंक यू मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या लेट्स डू इट या क्या है मतलब, इसका क्या मतलब है? करेक्ट यार, ये तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें एक इनवॉइस भेजा गया है, उस पे हार्ट भेज दिया उन्होंने। अरे तो उसका क्या मतलब है? क्या मैं उसको मानूं कि ये इनवॉइस पे कर दोगे या अभी ये एक्नॉलेज करो कि इनवॉइस मिल गया, देखते हैं? तो आप कहना क्या चाहते या तो आप लिख ही दीजिए कि ओके सर आई विल प्रोसेस इट इन 1 वीक, थैंक यू इनवॉइस। कुछ तो मैं खुद इमोजीज यूज करता हूँ, लेकिन बिजनेस में भी इमोजीज यूज करने का कमाल कोई हो तो कहीं तो लाइन ड्रॉ अप करेंगे। सही। तो वो आप कीजिए। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं और ऐसा कोई कर रहा है उसको बोलो भाई 1 मिनट ढंग से लिख, वरना फिर गलत है ये तो। तो मैं एक कंपनी है जिसका मैं जनरल काउंसिल हूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हाँ। जिसमें ऐसी कम्युनिकेशंस होती हैं। सामने वाली पार्टी ने थम्स अप लिख के भेजा, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया लंबा चौड़ा कि सर थम्स अप मीन्स हैव यू रिसीव दिस एग्रीमेंट और डू यू एग्री विद द कंटेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट, लेट मी कॉल यू इन फ्यू मिनट्स। मैंने कॉल किया, नहीं मैंने मेरा इसका मतलब था कि मुझे मिल गया है। अब देखिए मैं मान सकता था या मेरा क्लाइंट सोच सकता था कि ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वहीं की वहीं क्लैरिफाई किया, फिर मैंने मेल लिखी, थैंक यू सर एज पर द डिस्कशन। आपने मेल का भी बात करी तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ साथ साथ। आप ईमेल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने फोन पे डिस्कशन किया कि जी 70 रुपये का रेट है, नहीं जी 72 का, चलो 71 पे रेडी करते हैं। आप एक ईमेल डाल दीजिए, सर एज पर द डिस्कशन वी हैव फाइनलाइज द रेट ऑफ 71 रुपीज पर केजी वॉट एवर, थैंक यू सो मच, प्लीज कंफर्म। मत कीजिए आप एग्रीमेंट। आप ये प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी को हल्का फुल्का तो यूज कीजिए, हार्ट तो मत भेजिए। आपके 500 बोरी सीमेंट आनी है, आप उस पर हार्ट भेजिए। आप सोच के देखिए। अरे यार क्या कितनी हो funny रहा है यार, एक्चुअली बहुत फनी है। तो फिर भी अगर आप लीगली भी इस बात को, मैं अगर और थोड़ा चलिए मजाक की बात अलग है, अगर मैं लीगली भी इसको एनालाइज करूं तो आज के टाइम में जैसे हमने सोसाइटी की बात करी, लॉ की बात करी, लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि सोसाइटी में कम्युनिकेशन के अब यही तरीके हैं। तो देयर आर लॉज एंड जजमेंट्स, कोर्ट्स की जजमेंट है जिसमें बोला गया है कि डिजिटल एविडेंस को माना जाता है, व्हाट्सएप मैसेजेस को भी माना जाता है। बट क्या इसका ये मतलब है कि पूरा बिजनेस व्हाट्सएप पे ही करना चाहते हैं आप? अगर आप करना चाहते हो तो कीजिए, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लैरिटी लेके आता है। कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप व्हाट्सएप पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप कीजिए, फिर भेजिए, और फिर वो जवाब दे रहा है और तो ठीक है। इनवॉइस की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इनवॉइस फंस जाए, क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो लीगल तरीके से इनवॉइस में ऐसी कौन सी 3-4 बातें हैं जो होनी ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, जो कि आपको लगता है यार कि आप बेसिक तो इनवॉइस में बनाए तो, पर ये 2-3 चीजें नहीं थी इसलिए आप फंस गए। Correct. और आपका पेमेंट चला गया, अब आप चाह के भी नहीं लड़ पा रहे हो। Correct. क्योंकि अगले वाले कहते हैं भाई तेरे में है ही नहीं। Correct. क्या बात कर रहा है तू? Correct. मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ, Correct. आजा, एंड यू हैव नो ऑप्शन।
इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, अमाउंट, टैक्स। अगर इनवॉइस की पेमेंट टर्म्स ऐसी हैं कि 50% पहले और 50% बाद में, तो पेमेंट टर्म्स। हाँ। पेमेंट टर्म्स के सब क्लॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला, आप ये लिखिए कि कितना एडवांस है, हाँ। कितना अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स है, हाँ। या कितना आप एडवांस है, कितना डिलीवरी ऑफ गुड्स है, और कितना 10-20% डिलीवरी ऑफ गुड्स के 30 दिन के बाद, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन agreed, agreed. वो वहाँ लिखिए। आप ये वहाँ लिखिए कि जो टैक्स है उसमें जो आप TDS काटेंगे, आपको डिपॉजिट करना है। अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आपको TDS डिपॉजिट करना है और उसकी हमें कंफर्मेशन देनी है। आपको ये लिखना है कि अगर इनवॉइस से रिलेटेड कुछ इशू है तो 3 दिन के अंदर अंदर आप मुझे बताइए कि इनवॉइस गलत है या उसमें कुछ इनवॉइस में आपको डिस्प्यूट है। अगर आपने 3 दिन में नहीं बोला तो ये माना जाएगा कि ये इनवॉइस एक्सेप्टेड है। जैसे मैंने बताया, Correct. साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। तो आपको ये अपने इनवॉइस में लिख देना चाहिए जब भी आप किसी को इनवॉइस रेज करते हैं कि 3 दिन, अगर कुछ डिस्प्यूट है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप 3 दिन में मुझे बताइए, इस पे बैठे मत रहिए। और 30 दिन बाद आप बोलें अरे यार वो जो तुमने इनवॉइस भेजा था उसमें वो प्रोडक्ट तो 12 है, मैंने तो 11 ही ऑर्डर किए थे। तो आप ये लिख दीजिए ना इनवॉइस में कि अगर इनवॉइस में 3 दिन के अंदर आपने नहीं जवाब ये दिया बहुत अच्छा क्लॉज है। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। फिर आप ये लिखिए कि अगर डिस्प्यूट्स हैं इनवॉइस से रिलेटेड तो कहाँ की जुरिसडिक्शन होगी, क्योंकि आपने आप बैंगलोर में हैं, आपका इनवॉइस दिल्ली में किसी को गया है जी। अब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप कहाँ उसको शो करेंगे, दिल्ली में कि बैंगलोर में? आप ये इनवॉइस में लिख दीजिए। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में भी जाना चाहिए, बट इनवॉइस में भी लिख दीजिए कि ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू दिस इनवॉइस शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन दिल्ली और बैंगलोर। सिंपल। तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे पता नहीं था। आप ये भी उसमें लिख दीजिए, एनी पेमेंट डिलेज, any delays in the payment shall attract a penalty of 12%. आप लिख दीजिए उसमें साथ साथ कि अगर तुमने any payment made beyond 30 days will attract a penalty of 10%, 12%, 18% per annum का rate of interest आप लिख दीजिए। आप जितना क्लैरिटी, जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने इनवॉइसेस में सामने, उतना बढ़िया आपके लिए। और कोई चीज? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस रेज करते हैं, राइट, अगर आप मान लीजिए आप बहुत लोग अभी भी एक्सेल में इनवॉइस बनाते हैं और वो प्रिंट निकाल के स्कैन करके भेज देते हैं जी। उस पर आप साइन, अगर आप, अब मुझे नहीं पता वो सॉफ्टवेयर से यूज किया हुआ इनवॉइस या वो मैनुअल इनवॉइस है या क्या है। बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाते हैं तो उस पर लिख दीजिए नीचे, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड डज नॉट नीड एनी सिग्नेचर। नहीं तो सामने वाली पार्टी बोली इनवॉइस तो भेजा है सर, वो राउंड सील नहीं लगाई आपने। बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। तो आप लिख दीजिए, क्योंकि 15 दिन जब इनवॉइस आएगा वो 4 दिन तो दिखेगा नहीं, करेक्ट। फिर वो बाहर निकल जाएगा, फिर टूर आ जाएगा, सही फिर बात। सैलरी हो जाएगी, सही बात। फिर TDS आ जाएगा, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा। करेक्ट। फिर जब वो इनवॉइस की बारी 3 फॉलोअप के बाद जब वो पे करेगा, वो बोलेगा अरे इसमें वो यार सील तो है नहीं। तो आप लिख दीजिए, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड डज नॉट नीड सिग्नेचर। कितनी बढ़िया बात है यार। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे। आप ये फॉलो कीजिए, कैसे आपके इनवॉइस की पेमेंट नहीं आएगी। आप ये, सॉरी एक और अच्छा पॉइंट मैं भूल गया, आप ये लिख दीजिए इनवॉइस में, वी आर रजिस्टर्ड अंडर द MSME एक्ट एंड एनी डिलेज इन पेमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द MSME एक्ट। नाइस। मतलब आप उसको पहले ही बता रहे हैं कि अगर तुमने मेरी 45 डेज में पेमेंट नहीं करी तो जो MSME एक्ट है वो इस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है, तो जो तुम्हें इनवॉइस की पेमेंट है वो मैं वहाँ से रिकवर करूँगा। और MSME एक्ट में ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो जो RBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उसका 3 गुना आपको देना पड़ेगा इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द MSME। हमने कहीं बात करी थी कि अगर MSME में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ करेक्ट। तो आप सोच के देखिए क्यों नहीं है। कितना ही एफर्ट लगता है MSME में रजिस्टर होने का। आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो RBI डिसाइड करती है उसका 3 गुना आप अप टू 3 टाइम्स आप क्लेम कर सकते हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए यार? सही। ये 7-8 ग्रेट 6-7 बातें जो आप फॉलो कर सकते हैं। this will really help to people who are watching us right आई now. होप। Great. All right, so before we end, Abhishek Sharma जी यार काफी इतनी पकाया अच्छी- आपको मैंने। नहीं प्लीज मुझे जी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं और आप वाकई यार बहुत आजकल तो बिस्किट को भी पार्ले जी कहा जाता है, तो अभिषेक शर्मा जी तो चल जाएगा। नाइस बहुत बढ़िया। तो इससे पहले हम आपको अलविदा बोले फिलहाल इस एपिसोड के लिए, छोटा सा रैपिड फायर है जी। छोटे छोटे सवाल हैं, क्विक आंसर्स दीजिएगा, मजा आएगा। MSMEs की सबसे बड़ी गलती, लीगल गलती जो रिपीट होती रहती है और होती रहती है बार बार बताने के बाद।
कि देखते हैं इसको बाद में देखते हैं, एग्रीमेंट्स को बाद में करते हैं। अच्छा। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे। ओके। डिले करना, उनका जो डिले करने की जो आदत है, हाँ। मैं 50 बार उनको बोलता हूँ, फिर ठीक है सर अगले साल से देखते हैं। हाँ। तो वो एक गलती है। गॉट इट। लीगल नोटिस मिलते ही सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए किसी भी बिजनेस ओनर को? एक कॉर्पोरेट लॉयर या बिजनेस लॉयर से बात करनी चाहिए और उनको सच बोलना चाहिए। मोर देन एनीथिंग सच बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो गलती आपसे पहले हो चुकी है उसको कवर करने के लिए या एम्बैरेसमेंट की वजह से आप किसी बड़ी गलती में फंस सकते हैं। तो सच बोलना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। व्हाट्सएप कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या फेक सिक्योरिटी? वैलिड। वैलिड है, चल जाएगा। एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज जो हर एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, जैसे मैंने समझाया। हाँ। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट करना सीखें। Yes. जुरिस्डिक्शन एक और क्लॉज है, वैसे एक करना बहुत मुश्किल है। हाँ। कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बहुत बट सारे। लिमिटेशन ऑफ सभी important। सभी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। बिजनेस पार्टनर्स के बीच सबसे कॉमन डिस्प्यूट क्या होता है? कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ और तुम उतना काम नहीं कर रहे जितना तुमने प्रॉमिस किया था। तुम मज़े ज़्यादा कर रहे हो और मैं यहाँ रात रात भर बैठ के कोडिंग कर रहा हूँ, या मैं सेल्स पे ध्यान दे रहा हूँ और तुम थाईलैंड का प्लान बना रहे हो। ये बहुत कॉमन है। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कई बार मेरे और मेरे भाई के बीच में भी कभी डिस्कशन होता है। अच्छा। मेरे को लगता है वो बहुत मज़े मारता है, अच्छा। लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाके देखता हूँ वो मुझसे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा काम। अरे यार क्या बात तो वो गलत है। वो एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम ही सारा काम कर रहे है। हैं। एकदम राम जैसी बात कर रहे नहीं, हो सच आप। बात है। लक्ष्मण जो है। नहीं वो सच है, वो सच अच्छा, है। वो मैं आज बुलवा लीजिए, क्या नाम है उनका? मयंक शर्मा। मयंक। आई होप ये सच बोल रहे हैं। कमेंट मयंक। नहीं, सच एंड है। टेल। सही है, बिल्कुल नहीं, ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्या पुलिस केस बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए इफेक्टिव है? डिपेंड करता है किस तरह का डिस्प्यूट है, बट एब्सोल्युटली हमारी पुलिस, मेरा तो फर्म बिलीफ है कि दे आर वेरी हैंडी एंड दिन ब दिन वो बेटर होती जा रही है। करेक्ट। सो पुलिस केस डेफिनेटली इफेक्टिव है। अगर एक बड़ा कॉर्पोरेट ने आपको प्रेशर दिया तो सबसे पहला कॉल आप किसको करना चाहोगे? कोई बड़ा कॉर्पोरेट आपको प्रेशर दे रहा है कि बेटा ये केस ले रहा है ना, ध्यान से बेटे। देखिए वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, ओहो। बट अगर ऐसा हुआ हाँ। तो मैं उसको डायरेक्ट फ़ोन करूंगा जो मुझ पे प्रेशर डाल रहा है, अच्छा। और उनसे पूछूंगा कि जी क्या हाल चाल है आपके, अच्छा। क्या तकलीफ क्या है आपके, आपसे अब डर क्यों लग रहा है आपकी मुझे? नहीं मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि आपकी शेरवानी में परेशानी क्या है। अरे क्योंकि ऐसे डर के काम किया तो फिर तो हो गया काम। अच्छा, तो डायरेक्ट मतलब बेबाकी से। और ये मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये मैं ही नहीं, ये सभी बिजनेस ओनर, सभी आप डरने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। हाँ, बराबर है। आप अगर अपने कॉन्फिडेंट हैं अपने कंप्लायंस पे, अपने प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, लॉ पे, तो बिंदास होके काम कीजिए। स्काई इज द लिमिट। दिस इज आप यू डोंट ओ एनीबडी एनीथिंग, आप मजे कीजिए। फैंटास्टिक। एक ऐसी लीगल गलती जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो सकता है? बगैर पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना, बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन। सर मेरे पास डॉक्यूमेंट आया था बट मैंने जल्दी में साइन कर दिया, मुझे लगा कि ठीक ही होगा सब। बगैर पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट। पहले के टाइम में एक बार एक और प्रथा होती थी कि लोग ब्लैंक पेपर पे साइन करके देते थे। हाँ, अब नहीं। वेरी बैड। अब तो नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वेरी बैड आइडिया। Yeah. जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत लोग ऐसे थे अच्छा। जो मेरे क्लाइंट्स या उनके आगे ब्लैंक पेपर पे साइन करके थे। ब्लैंक चेक, पहले चेक ज़्यादा चलते थे तो वो कर देते थे, या विश्वास के लिए। डेट नहीं डालते थे, वो बहुत गलत था। आज के टाइम में एज गुड एज OTP देना या उस तरह का It's कुछ, that. वो सब। Correct. Nice. अगर आपके लॉ करियर के ऊपर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? तो मेरा सरनेम है शर्मा। हाँ। और ये सवाल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर नहाते नहाते सोचा है। हाँ। मेरा सरनेम है शर्मा। हाँ। शर्मा जी का बेटा हाँ। एक बड़ा ही अजीब सा फ्रेज है जिसपे बहुत सारे मीम्स बनते हैं, उस पे बहुत सारी हंसी ठट्ठा भी होता है, विच इज फाइन। हाँ। अब है तो है, कुछ नहीं कर बिल्कुल। सकते। हाँ, तो क्या? लेकिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था कुछ टाइम पहले, हाँ। एक वेबसाइट है medium.com, जिस पे मैंने लिखा, और मैं जब उसका टाइटल लिख रहा था तो मैं अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि इतनी एवरेज स्टोरी भी नहीं है मेरी। हाँ। शर्मा जी का लड़का वाली स्टोरी नहीं है मेरी। हाँ। तो मेरी जो टाइटल मैंने लिखा वो था नॉट योर एवरेज मिस्टर शर्मा। ओह। तो मुझे लगता है अगर कोई मूवी Damn. भगवान ना करे बने, क्यों? मतलब मुझे बने यार, नहीं, बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगर कोई ब्लॉग भी लिखे हाँ। तो उसका नाम लिखा जा सकता है नॉट योर एवरेज। मतलब आप बैंगलोर के हार्वी स्पेक्टर तो बन ही सकते नहीं हैं, प्लीज। नहीं मुझे
80% वो एनीवे जाने दीजिए, मैं अभिषेक ही ठीक हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे थे, बट नहीं, ठीक है। तो नॉट योर एवरेज मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, आई विल बी ओके विद नॉट बैड यार। इसको तुरंत अपन कॉपीराइट करा लेते हैं। किया हुआ है, यार, trademark किया हुआ ओह, तैयारी है मतलब। अच्छा, बॉम्बे आर्टिस्ट से मिल भी रहे हो, ओके, आई कैन सी द कनेक्शन नाउ। ये तो है मतलब। पता नहीं, देखते हैं, मे बी आपके सेकंड एपिसोड में अगर आपने इनवाइट किया तो शायद कुछ और रेवलेशन। अरे क्या बात है, तब आपकी टीम बोलेगी सॉरी दिस इज चार्ज, तो भैया पैसे नहीं ऐसे नहीं, लगे। नहीं कोई चार्ज नहीं। पक्का ऐसा क्या? आप जो काम कर रहे हैं सर, अरे। मैं उसमें अपना स्वर अब पहले ही जोड़ चुका हूँ, मैं उसमें मन से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप किसी भी समय बिंदास फोन करेंगे, आपको मैं यहीं बैठा मिलूंगा, और जहाँ भी आप बुलाना चाहेंगे मैं वहीं बैठा मिलूंगा। Thank you so much, yaar. Thank you for Thank saying you. that. Thank you so much, and thank you so much for coming and joining us. Thank you, Keshav. Thank you so Thank you much for for all the honest answers that you gave. This will really help. बहुत फायदा होगा हमारे viewers को इससे, और बहुत मदद मिलेगी, और ये बार-बार repeat पे मुझे क्यों तो ऐसा लग रहा है लोग देखेंगे, and we'll relish this, yeah. Thank you I so hope much. so. Thank you. शुक्रिया। बॉस वाला, बी द बॉस।